हेलो एंड वेलकम टू हाइदर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैदर क्लासेस में। आज हम ज्यूरिस प्रूडेंस के उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो लीगल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम की और उनकी यूटिलिटेरियन ज्यूरिस प्रेसिडेंस के बारे में। अक्सर हम लॉ को मोटे मोटे स्टैच्यूज और पुराने केस एक कलेक्शन समझते हैं, लेकिन बेंथम ने हमें बताया कि लॉ का मकसद बस कागज भरना नहीं बल्कि सोसाइटी में हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है। उन्होंने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। यह वीडियो एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है, जिसमें हम बेंथम की थ्योरी, उनका फेमस कैलकुलस, पैनोपेक्शन और उनके क्रिटिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग बेंथम्स यूटिलिटेरियंस ज्यूरिस प्रूडेंस। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बेंथम की सोच आई कहां से। तो जेरेमी बेंथम लेट 18th सेंचुरी के एक ब्रिटिश फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्म थे। उन्हें लूथर ऑफ ज्यूरिस प्रूडेंस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लीगल सिस्टम के पुराने ढांचों यानी कि स्ट्रक्चर को चैलेंज किया। बेंथम का मेन गोल था पुराने कॉम्प्लेक्स इंग्लिश कॉमन लॉ को खत्म करना, जिसे वो गॉथिक स्ट्रक्चर कहते थे, और उसकी जगह एक नया साइंटिफिक सिस्टम लाना, जिसे उन्होंने पैनोमियन का नाम दिया। तो पैनोमियन का मतलब है एक कंप्लीट कोड ऑफ लॉज जो सिर्फ एक सिंगल एक्सियोम पर बेस्ड हो, और वो एक्सियोम है द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। उनका मानना था कि लॉ की लेजिटिमेसी इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना पुराना है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो इंसान की खुशी के लिए कॉन्सिक्वेंसेस लाता है। अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो बेंथम जिस दौर में बड़े हो रहे थे वो इनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था। जब बेंथम ने लॉ पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने सर विलियम ब्लैकस्टोन के लेक्चर्स अटेंड किए, जो उस वक्त के सबसे बड़े लीगल अथॉरिटी थे। लेकिन बेंथम को ब्लैकस्टोन की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जहां ब्लैकस्टोन इंग्लिश लॉ को लिबर्टी का सिंबल मानते थे, वहां बेंथम ने उसे फैथ होमलेस एंड बंडललेस चाओस, एक गहरा और अनंत अफरा तफरी कहा। बेंथम ने देखा कि उस वक्त का लॉ आम आदमी की समझ से बाहर था। उन्होंने कहा कि हमें ट्रेडिशन और कस्टम को रिजेक्ट करना होगा और साइंटिफिक मेथड को अपनाना होगा। जैसे न्यूटन ने फिजिक्स यूनिवर्स के लॉ ढूंढे थे, बेंथम का मानना था कि उन्होंने मोरल यूनिवर्स का लॉ ढूंढ लिया है, और वो लॉ था इंसान की प्लेजर और पेन का रिश्ता, नेचर्स टू मैटर्स। तो अब आते हैं बेंथम की फिलॉसफी के कोर पर। अपनी फेमस बुक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में उन्होंने कहा, नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। यहाँ बेंथम दो तरह के हिडोनिज्म की बात कर रहे हैं। पहला, साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म, यानी हम क्या करते हैं इंसान नेचुरल तौर पर वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है और दुख कम हो। यह बायोलॉजिकल फैक्ट है। दूसरा, एथिकल हेडोनिज्म, यानी हमें क्या करना चाहिए। बेंथम कहते हैं कि अगर नेचर ने हमें ऐसा बनाया है तो सही है, और गलत का स्टैंडर्ड भी यही होना चाहिए। बेंथम ने क्लैरिफाई किया कि कम्युनिटी या सोसाइटी कोई रियल बॉडी नहीं है, यह एक फिक्शियस बॉडी है। सोसाइटी बस इंडिविजुअल का कलेक्शन है, इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती।
सिर्फ इंडिविजुअल सिटीजन्स की खुशी का टोटल सम जोड़ होता है। तो स्क्रीन पर आप एक तराजू देख रहे हैं। बेंथम के लिए लॉ बनाना कोई इमोशंस का काम नहीं बल्कि एक कैलकुलेशन था। उन्होंने कहा कि एक लेजिस्लेटर यानी कि कानून बनाने वाला को इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से काम कर लेना चाहिए। जब भी कोई नया लॉ पास करना हो तो उसे इस तराजू पर तौलो। एक तरफ रखो उस लॉ से मिलने वाले प्लेजर और दूसरी तरफ रखो उससे पैदा होने वाले पेन। अगर हैप्पीनेस का टोटल बैलेंस पॉजिटिव है तो वो लॉ राइट है, अगर पेन ज़्यादा है तो वो लॉ रॉन्ग है। बेंथम ने इसे मोरल अर्थमेटिक कहा। यह एक कॉन्सेप्ट और आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी 100 रुपये एक गरीब के लिए ज़्यादा खुशी लाएगा बनिस्बत एक अमीर के। इसलिए बेंथम मानते थे कि वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन अमीर से गरीब टोटल हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है। अब देख लेते हैं द फिलोसफिक कैलकुलस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस दिखती नहीं है तो उसे नापे कैसे। इसलिए बेंथम ने दिया फिलोसफिक कैलकुलस, जिसे हेडोनिक कैलकुलस भी कहते हैं। उन्होंने 7 स्पेसिफिक फैक्टर बनाए जिसे किसी भी एक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। पहला इंटेंसिटी, वो एहसास कितना तेज है। दूसरा ड्यूरेशन, वो कितने देर तक टिकेगा। बेंथम कहते थे कि परमानेंट इंजरी टेम्पररी इंजरी से बड़ी एविल है। तीसरा आता है सर्टेनिटी, कितने चांस है कि वो रिजल्ट मिलेगा, इसलिए सजा का मिलना जरूरी है चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। इसके बाद चौथा आता है प्रोपिनक्यूटी, वो कितनी जल्दी मिलेगा। इंसान दूर के फायदे के लिए आज का फायदा नहीं छोड़ सकता, इसीलिए पनिशमेंट स्पीडी होनी चाहिए। इसके बाद पांचवा आता है फिसेंडिटी, क्या इससे और खुशियां पैदा होगी, जैसे एजुकेशन, आज मेहनत कल नौकरी और इज्जत। इसके बाद सिक्स्थ आता है प्योरिटी, क्या इसमें दुख की मिलावट है, चोरी का पैसा इम्प्योर है क्योंकि उसके पीछे जेल का डर है। इसके बाद सातवां आता है एक्सटेंट, यह कितने लोगों पर असर डालेगा। यह फैक्टर पॉलिटिकल यूटिलिटरिज्म के लिए सबसे ज़रूरी है। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम ने इनको याद करने के लिए एक पोयम डॉजरेल भी लिखी थी, इंटेंस लोग सर्टेन स्पीडी फ्रूटफुल प्योर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिटिक ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। तो नए सिस्टम बनाने से पहले बेंथम ने पुराने सिस्टम पर ज़बरदस्त हमला किया। उनके क्रिटिसिज्म को हम 2 पार्ट्स में देखते हैं। पहला डॉग लॉ यानी कि अटैक ऑन कॉमन लॉ। बेंथम कॉमन लॉ जज मेड लॉ से नफरत करते थे। उन्होंने कहा जजेस लॉ वैसे बनाते हैं जैसे एक आदमी अपने कुत्ते के लिए बनाता है। कुत्ते को पहले नहीं बताया जाता है कि क्या नहीं करना है, जब वो कर देता है तब उसे मारा जाता है। इससे एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि रेट्रोएक्टिव लॉ कहते हैं। बेंथम ने कहा ये लोगों की सोसाइटी को एक्सपेक्टेशन को तोड़ता है। उन्होंने जजेस और लॉयर के ग्रुप को जजेस एंड कंपनी कहा जो सिर्फ अपनी फीस बढ़ाने के लिए लॉ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स यानी कि अटैक ऑन नेचुरल राइट्स। उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेचुरल राइट्स यानी कि कुदरती अधिकार का शोर था। बेंथम ने इसे एनार्कल फैसिलिटीज कहा। उनका फेमस कोट है नेचुरल राइट्स इज सिंपल, नॉनसेंस नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। बेंथम्स का लॉजिक था राइट्स पेड़ पर नहीं उगते, राइट्स आर द चिल्ड्रंस ऑफ लॉ। बिना गवर्नमेंट और बिना लॉ के राइट्स को कोई मतलब नहीं है। अगर हर आदमी कहेगा कि मेरा नेचुरल राइट्स है आज़ाद रहना, तो वो किसी की भी लॉ को नहीं मानेगा और देश में एनार्की फैलती जाएगी।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द फेनोमेनन अरेशनल कोड। कॉमन लॉ को हटाकर बेंथम ने अपना फेनोमेनियन प्रपोज किया, एक लिखित कोडिफाइड कानून। इसके 3 मेन पिलर थे। सिविल कोड, सिक्योरिटी वर्सेस इक्वालिटी। बेंथम कहते हैं लॉ का प्राइमरी गोल सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा है और प्रॉपर्टी एक एक्सपेक्टेशन है। अगर लॉ में प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं करेगा तो मैं मेहनत नहीं करूँगा। उन्होंने कहा इक्वालिटी ज़रूरी है, लेकिन अगर सोसाइटी और इक्वालिटी में टकराव हो तो सोसाइटी जीतनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है पेनल कोड यानी कि पनिशमेंट। बेंथम के लिए पनिशमेंट अपने आप में एक एविल यानी कि बुराई है, क्योंकि वो पेन देती है। सज़ा तभी जस्टिफाई होती है जब वो फ्यूचर में होने वाले बड़े क्राइम को रोके। उन्होंने रिट्रीब्यूशन यानी कि बदला लेने को रिजेक्ट किया। सज़ा सिर्फ डिटरेंस रोकने को, रिफॉर्मेशन सुधारने को, या फिर इनकैप्सुलेशन कैद करने के लिए होनी चाहिए। इसके बाद आया तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। बेंथम लेट लाइफ में डेमोक्रेटिक रेडिकल बन गए थे। वो समझ गए थे कि राजा कभी लोगों का भला नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल सफरेज, एनुअल पार्लियामेंट और सीक्रेट बैलेट की मांग की ताकि रूलर अकाउंटेबल रहें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैनोप्टिकन। तो बेंथम सिर्फ थ्योरीज नहीं लिखते थे, उन्होंने प्रैक्टिकल डिज़ाइन भी बनाया। सबसे फेमस था पैनोप्टिकन। यह एक सर्कुलर प्रिज्म का डिज़ाइन था, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। किनारे पर सेल है जहां रोशनी आती है, बीच में एक इंस्पेक्शन टावर है जहां अंधेरा रहता है। मैकेनिज्म ऐसा था कि इंस्पेक्टर कैदी को देख सकता था और लेकिन कैदी इंस्पेक्टर को नहीं देख सकता था। बेंथम इसे ए मिल ऑफ ग्राइंडिंग रॉड्स ऑनेस्ट कहते थे, यानी बैडमिंटन को ऑनेस्ट बनाने की चक्की। तो पैनोप्टिकन के पीछे साइकोलॉजी क्या थी? कॉन्सेप्ट था कॉन्शियस एंड परमानेंट विजिबिलिटी। अगर कैदी को हर पल लगेगा कि शायद मुझे कोई देख रहा है, तो वो हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा, भले ही टावर खाली क्यों ना हो। यह सेल्फ रेगुलेशन क्रिएट करता है। बेंथम का मानना था कि इसे स्कूल्स, हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मॉडर्न थिंकर्स जैसे मिशेल ने इसे डार्क साइड ऑफ मॉडर्निटी कहा। यह एक ऐसी सोसाइटी का सिंबल बन गया जहां प्राइवेसी खत्म हो जाती है और इंसान हर वक्त सर्विलेंस में रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूटिलिटरिज्म इन एक्शन। बेंथम की थ्योरी सुनने में लॉजिकल लगती थी, लेकिन जब इसे एक्सट्रीम केसेस में लगाया जाता था तो एथिकल प्रॉब्लम्स आती है। आइए 2 फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। आरवी डुडले एंड स्टीफन्स 1884। 4 सेलर्स समुद्र में फंस गए, जहां बचने के लिए 2 लोगों को एक बीमार लड़के रिचर्ड स्पार्गर को मारकर खा लिया। यूटिलिटरियन लॉजिक, एक की जान गई, 3 बच गए, नेट हैप्पीनेस इंक्रीज्ड। कोर्ट डिसीजन, गिल्टी ऑफ मर्डर। लॉर्ड कॉलेरिज ने कहा कि नेसेसिटी मर्डर का डिफेंस नहीं हो सकता, इंसान की जान सैक्रिसिटी कैलकुलेशन से ऊपर है। फोर्ड पिंटो केस 1970s। फोर्ड कंपनी ने बेंथम का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाया। उन्हें पता था कि उनकी कार का टैंक फट सकता है। कैलकुलेशन, कार रिपेयर करने का खर्च 137 मिलियन, मरने वालों का मुआवजा कंपनसेशन देने का खर्च 49.5 मिलियन। उन्होंने कार रिपेयर नहीं की क्योंकि पैसे बच रहे थे। जब यह बात कोर्ट में आई तो ज्यूरी ने उन पर हेवी फाइन लगाया। यह दिखाता है कि यूटिलिटरिज्म कभी कभी ह्यूमन लाइफ को सिर्फ पैसों में तोलने की गलती करता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिटिक्स एंड रिफाइनमेंट्स। इन्हीं शॉर्टकमिंग्स की वजह से बेंथम की थ्योरी को रिफाइन और क्रिटिक किया गया। जॉन मिल बेंथम की स्टूडेंट
लोग बेंथम की थ्योरी को पीक साइकोलॉजी कहने लगे थे कि सुअर की खुशी और इंसान की खुशी बराबर है। मिल ने इसे बचाया और कहा, क्वालिटी मैटर करती है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सैटिस्फाइड। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्लेजर को सेंसुअल प्लेजर से ऊपर रखा। दूसरा आता है जॉन रावल्स, मॉडर्न क्रिटिक। रावल्स ने कहा कि यूटिलिटेरिज्म की सबसे बड़ी कमी है कि यह सेपरेटनेस ऑफ पर्सन को इग्नोर करता है। यह पूरी सोसाइटी को एक इंसान मान लेता है। इस चक्कर में यह मेजॉरिटी की खुशी के लिए माइनॉरिटी को स्लेव बना सकता है। यह उनके राइट्स छीन सकता है। रावल्स ने कहा कि जस्टिस का मतलब है कि हर इंडिविजुअल की बेसिक राइट्स सिक्योर होनी चाहिए, चाहे एग्रीगेट हैप्पीनेस कम ही क्यों ना हो। अब देख लेते हैं हम लोग बेंथम लेगेसी। तो वीडियो के अंत में हम बेंथम की लेगेसी देखते हैं। चाहे हम उनकी हर बात से एग्री ना करें, पर हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। वो न्यूटन ऑफ लेजिस्लेशन, उन्होंने लॉ को मिस्टिज्म यानी कि जादू टोना से निकालकर साइंस बनाया। आज हम कोडिफाइड लॉ यानी कि आईपीसी या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, वो बेंथम का आइडिया था। गवर्नमेंट की हर स्कीम में जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है वो बेंथम की ही देन है। वो हमें एक क्रिटिकल टूल दे गए। हर लॉ से पूछो व्हाट इज द यूज ऑफ इट। और हाँ, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, बेंथम आज भी हमारे साथ में उनकी बॉडी ऑटो आइकॉन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में रखी है, जहां वो आज भी स्टूडेंट को देख रहे हैं अपने पैनोप्टिकन इंस्ट्रक्टर की तरह। आई होप कि डिटेल एनालिसिस से आपको बेंथम और उनकी यूटिलिटेरियन ज्यूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। यह टॉपिक लॉ एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाउंडेशन है। अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाएं, अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हैदर क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में सेक्शन में पूछें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और तर्क करते रहिए। धन्यवाद।